नमस्कार, मैं मनीष चौधरी अपने सहयोगी राजकिशोर पांडे के साथ आज फिर विस्थापन के मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद हूं। जिस प्रकार से एनसीएल ने अपनी रेट लिस्ट जारी की और सिंगरौली पुनर्स्थापना मंच द्वारा इसका पुरजोर तौर पर विरोध किया गया। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें क्या कानूनी बारीकियां हैं, क्या होना चाहिए सीबी एक्ट और क्या होना चाहिए लार एक्ट के तहत। हमारे साथ बात करने के लिए एक कानून के बहुत बड़े जानकार यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने लार एक्ट और सीबी एक्ट पर विशेष तौर पर संज्ञान में लेकर के इसकी बारीकी से पढ़ाई की, जाँच की है। हमारे साथ मौजूद हैं संजय प्रताप जी। धन्यवाद। कानून के बहुत बड़े जानकार तो नहीं हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जितना मेढौली से लेके आज तक लड़ते लड़ते जितना चीज़ था वो एनसीएल ने खुद ब खुद हम लोगों को काफ़ी हद तक सिखा दिया है। मतलब परिस्थितियों के साथ आप ये सारी चीज़ें, हाँ मैंने पापी पेट का सवाल वाला बात हो गया, इसलिए सारी चीज़ें हम लोग मतलब करने लग गए। और ये जो आपके द्वारा एक बैलेंस शीट तैयार की गई है, ये जो जिसके तहत मुआवजा वितरण होना चाहिए तरीके कैलकुलेशन शीट, वो क्या है, थोड़ा इस पर विस्तार से बताइए। देखिए, कैलकुलेशन शीट का विस्तार हम आपको सीधे ले चलते हैं कंप्यूटर पे और वहाँ पे इस चीज़ को देखिए और देखिए कि क्या होना चाहिए, एक्ट क्या कहता है और हम लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये इसका फर्स्ट शेड्यूल है। फर्स्ट शेड्यूल के हिसाब से ये पेमेंट होना चाहिए, जो कैलकुलेशन होना चाहिए। फर्स्ट शेड्यूल में कैलकुलेशन में पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो एक नंबर पॉइंट आप देखें यहाँ पे, एक नंबर मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड, मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड दिया हुआ है। अब आप आ जाइए, इसमें इसी तरीके से 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 है, 5, 6, 7, 8, ये 8 पॉइंट है जिससे डिटर्मिनेशन ऑफ कंपनसेशन होगा। जो कंपनसेशन का जो पार्ट है उसको डिटर्मिनेशन करना है। हमने इसको बनाया है, इसमें भी आप ये देखिए कि इसमें ये पूरा जो लार का जो ये सिस्टम है कि ये उसके हिसाब से हमने तैयार किया। और नीचे आएगा, ये ऊपर में भी कुछ लिखा हुआ था, नहीं इसके ऊपर कुछ, ठीक है चलिए, वो लार के हिसाब से बना हुआ है, यहाँ डिटेल देना है। ये जो हमने बनाया है, जैसे कि ये ए, इसका पहला कॉलम जो है वो 1 नंबर कॉलम है। एक में बाजार, भूमि का बाजार मूल्य। अब भूमि का बाजार मूल्य में क्या क्या आता है? भूमि का बाजार मूल्य आता है, बाजार मूल्य भूमि हो गया, बाजार मूल्य निर्माण यानी कि जो प्रॉपर्टी उस पर बना है वो हो गया, और तीसरा क्या हो गया, ए 1A 1B 1C, इसको 3 पार्ट में हमने बांटा है। निर्धारण या कब्जा की तिथि, तारीख जो भी पहले हो पर वास्तविक बाजार मूल्य की गणना करने के लिए प्रति वर्ष 12% अतिरिक्त, यानी कि आज हम जिस मकान में रह रहे हैं उसमें हम कंफर्टेबली रह रहे हैं। आप आए और बोले कि साहब आप मकान खाली कर दीजिए, और आज आप ये कहते हैं कंपलसरी इक्वेशन है, आपको खाली करना ही पड़ेगा। तो हमने पूछा कि भाई पैसा कितना मिलेगा, तो उनका कहना है कि पैसा जो है वो हम आपको देंगे इसके बदले में। तो हमने क्या पैसा देंगे, तो बोले कि जो धारा 4 लगी थी, जो इनिशियल नोटिफिकेशन था, उस दिन का जो पैसा था वो पैसा देंगे। तो हम लोग बोले हम तो विस्थापित आज हो रहे हैं, हम जो आज नया घर बनाना पड़ेगा, अलग से घर बनाना पड़ेगा, तो वो तो आज हमको बनाना पड़ेगा, तो कीमत तो मुझे आज लगेगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, उनका ये कहना है कि नहीं आपको हम वही देंगे, हमारे पास कानून में प्रावधान नहीं है। जबकि मेरा कहना है कि कानून में प्रावधान है। इसका सपोर्ट के लिए हमने लिखा है कि पहला चीज बाजार मूल्य जो है और निर्माण का सेक्शन 3P एक्ट का कहता है कि भूमि, जहाँ भी भूमि का परिभाषा है वो डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन में सेक्शन 3, ये डेफिनेशन का कॉलम है ना 3 नंबर। अब ये डेफिनेशन में आप आ जाइए 3P, ठीक है। लैंड इंक्लूड्स बेनिफिट टू अराउज आउट ऑफ लैंड एंड थिंग्स अटैच टू अर्थ और परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग अटैच टू द अर्थ, यानी कि भूमि के अंतर्गत भूमि से उद्भूत होने वाले फायदे, भूबद्ध चीजें या भूबद्ध किसी चीज के साथ स्थायी रूप से जकड़ी हुई चीजें, मतलब जितने इमोबाइल प्रॉपर्टी है, अचल संपत्ति है, वो सब इसका पार्ट होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, जहां जहां भूमि शब्द लिखा रहेगा या लैंड लिखा रहेगा उसमें आपको दोनों पढ़ना है। तो भूमि को पढ़ना है तो आप ये कहते हैं, जब बाजार मूल्य का कीमत दे रहा है, पूछ रहा है, तो वहाँ आपका ये ABC, एक करो थोड़ा सा नीचे, हाँ थोड़ा सा ऊपर, हाँ भूमि का बाजार मूल्य दे रहा है। भूमि का बाजार मूल्य तो सेक्शन 26 में लिखा हुआ है। सेक्शन 26 कहता है कि अब जैसे एनसीएल ने अपना रेट ले लिया है,
लेकिन सेक्शन 26 कहता है कि आपको जो रेट लेना है वो इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 है, 2/1899 का जो रजिस्ट्रार से है वो रेट लेना है। अब एनसीएल क्या कर रही है कि यहाँ पे अपना रेट बनवा रही है। कायदे से उनको कलेक्टर गाइडलाइन में जो रेट दिया हुआ है वो एक रेगुलर मकान का रेट है, उसके बाद उस मकान से जो घट है जो बढ़ है उसके हिसाब से उनको लेना है। अब तो ये चीज़ इनको स्टैम्प एक्ट में जो रेट है सीधे यहाँ पर उठाना है। अब जब यहाँ कॉस्ट ऑफ लैंड बता रहा है तो उसी तरीके से कॉस्ट ऑफ लैंड जब होगा तो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग भी आएगा, क्योंकि लैंड के परिभाषा में बिल्डिंग भी शामिल है, तो बिल्डिंग का भी रेट इसी के साथ आ जाएगा। तो ये पहला हो गया बाजार मूल्य, ये कहते हैं ज़मीन का, और दूसरा हो गया बाजार मूल्य निर्माण जो भी बिल्डिंग है, और तीसरा क्या है कि अब जब हम इस मकान में रह रहे हैं तो 12% प्रावधान सेक्शन 3(p) के ये 30(3) के तहत हम लोग को प्रावधान दिया हुआ है कि भूमि पर अतिरिक्त 12% देय होगा इनिशियल डेट से लेके किस डेट तक, जिस डेट तक आपका डिटर्मिनेशन या पोजीशन जो भी अर्लियर है उस डेट तक। अब कहने का मतलब वहाँ भी भूमि शब्द लिखा हुआ है, तो एनसीएल बोलती है कि नहीं भूमि लिखा हुआ है तो मतलब ये नहीं आएगा, क्या बोलते हैं आपका मकान नहीं आएगा। तो कहने का मतलब तब तो ये लैंड एक्विजिशन एक्ट है, बिल्डिंग क्यों ले रहे हो भाई, छोड़ दो बिल्डिंग मत लो, ये तो लैंड एक्विजिशन एक्ट है। ऐसे चीज़ को पकड़ेंगे तो थोड़ी ही चलेगा। कानून में जो तरीका है वो लिखा हुआ है कि भाई भूमि जहाँ जहाँ लिखा हुआ है उसका मतलब भवन भी माना जाएगा। भूमि भवन और भवन से साथ में जो भी चीज़ ये है अटैच है वो भी इसके अंतर्गत आता है, उसमें कुआं नलकूप वगैरह सारे चीज़ आता है। तो अब ये जो 12% का जो ये है सरकार ने प्रावधान दे दिया है कि अब आप जिस दिन विस्थापित करेंगे डिटर्मिनेशन करेंगे, आज 2000 आपने 20 में किया और 2024 आ गया, 4 साल में जो आपने अंतर कर दिया है तो इसका मार्केट बढ़ गया। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए दिया है कि जब आप उसको विस्थापित करेंगे तो बेचारे की वो औकात नहीं रहेगी कि वो उस रेट में वो घर बना पाए, तो उसके लिए आप उसको जो 12% है वो ऐड करके दीजिए ताकि वो अपना घर बना पाए। तो जैसे 12% आप ऐड करेंगे तो वो क्या हो गया, उसका मूल्य हो गया मूल्य वृद्धि। जब मूल्य वृद्धि हो गया तो वो मूल्य के कॉलम में आएगा, इसलिए कॉस्ट ऑफ लैंड के कॉलम में 1, 2, 3 ये तीनों चीज आएगा ऊपर चलिए। तो ये चला गया तो उसके कॉलम में। दूसरा कॉलम कहता है कि वो मतलब जो फैक्टर है जिससे कि पहले मध्य प्रदेश में पूरे इंडिया में क्या था कि 2 गुना और 3 गुना 4 गुना का प्रावधान था, लेकिन मध्य प्रदेश में ये प्रावधान हटा दिया गया। उस 2 गुना और 4 गुना का प्रावधान को हटा दिया गया, तो इसलिए इस पर हम लोग सब कोई ऑलरेडी मध्य प्रदेश में सभी विस्थापित जो हैं पहले से ही काफ़ी नुकसान में आ गए, आधा से ज़्यादा कट गए पहले ही। अब जब बचा हुआ चीज़ जो है उसके ऊपर लड़ाई हो रही है। तो अब बचे हुए में पहला में कारक जो दिया हुआ है तो कारक ये नॉट एप्लीकेबल है क्योंकि रूरल एरिया का है, ग्रामीण क्षेत्र आगे ऊपर है। ये 3 नंबर ये शहरी क्षेत्र का है, शहरी क्षेत्र में भी गुणक 1 हो गया तो एक ही में रह जाएगा, 1 का गुणक 1 ही रह गया। फिर आप आ जाइए कहते हैं चौथा नंबर पे। चौथा नंबर कहता है भूमि या भवन से जुड़ी संपत्ति का मूल्य। ठीक है, भूमि या भवन से जुड़ी संपत्ति का मूल्य, यहाँ क्या है जुड़ी संपत्ति का मूल्य। ये क्या पढ़ते हैं, यहाँ भूमि को यहाँ लिख देते हैं ऊपर में और भवन को यहाँ लिख देते हैं और कहते हैं कि हो गया। तो ये एक्चुअल नहीं है, इसमें भूमि और भवन से जुड़ी संपत्ति क्या है। अब देखिए इसका 2 पार्ट हमने किया है, भूमि से जुड़ी संपत्ति और 4A और 4B क्या है भवन से जुड़ी संपत्ति। ये किससे ये आपको पता लगता है, तो ये सेक्शन 29 और सेक्शन 28 पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको क्लियर होगा। सेक्शन 29 वो दिया हुआ है कि अगर कहीं भी कोई दुविधा होता है, कहीं कोई चीज़ का रेट निकालना है और उस चीज़ को करना है तो उसमें उसका सहारा आप लीजिए। तो उसमें कलेक्टर को दिया हुआ है कि बिल्डिंग से संबंधित अगर कोई चीज़ है तो वो आप कैसे निकालेंगे, उसके लिए इंजीनियर रखिए। और जैसे कि भवन इससे संबंधित है, क्या बोलते हैं आपका जब कृषि से संबंधित है तो उसके लिए कोई एग्रीकल्चरिस्ट या कोई उस तरह का आदमी से उसका सहयोग लीजिए। तो अब कहने का मतलब कि भूमि से जुड़ी संपत्ति में क्या आया, भूमि से संपत्ति जुड़ी में आया फसल और पेड़, है ना। इस सेक्शन 28 का दूसरा इसमें एक्ट कहता है ये आएगा और इसका रेट लेना है, डेट ऑफ पोजीशन और उसके हिसाब से लेना है। डिटर्मिनेशन जिस दिन करेंगे उसके हिसाब से लेना है, ये आज का रेट नहीं लेना है, इसको उस दिन का रेट लेना है। फिर एक्ट यही कहता है, बाकी करे जो भी।
भवन से जुड़ी संपत्ति का मूल्य दूसरा। अब भवन से जुड़ी संपत्ति का मूल्य क्या हुआ? भवन जो होता है एक नियमित भवन के अलावा अन्य कार्य चीज संलग्न होता है अगर भवन में, जैसे एक रेगुलर बिल्डिंग होता है, आप एक रेगुलर बिल्डिंग होता है, रेगुलर बिल्डिंग में है कि भाई सामान्य छत, सामान्य घर, खिड़की, दरवाजा, आईपीसी फ्लोरिंग जो पन्ना बोलते हैं, ये सामान्य घर आता है। पीडब्ल्यूडी का जो ये कलेक्टर गाइडलाइन में जो रेट रहता है वो सामान्य घर का होता है। अब इसके बाद आपका मान लीजिए कि फर्श में टाइल्स लगा हुआ है, दीवार में पैनलिंग लगा हुआ है जैसे ये, या फॉल सीलिंग लगा हुआ है छत में, है ना, तो ये सब चीज जो है सो मतलब अपने आप में वो अलग से जोड़ना है, जिसके लिए आप इंजीनियर का सहारा लीजिए, ना कि पूरा बिल्डिंग जोड़ने में आपको इंजीनियर का सहारा लेने की जरूरत है। तो ये उसके लिए सेक्शन 29 को यहाँ पर देता है। अब सेक्शन 29 ये हो गया, लेकिन दिक्कत क्या है, एनसीएल यहाँ बिल्डिंग के रेट लिख देती है और ऊपर में ये तो भाई यहाँ पर तो भूमि और कहते हैं भवन से जुड़ी संपत्ति है, भूमि खाली नहीं, भूमि या भवन, है ना, भूमि या भवन का रेट नहीं मान रहा है, उससे जुड़ी संपत्ति का मूल्य। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये यहाँ पर पूरा भूमि का रेट उठा के लिख देते हैं। अब नतीजा क्या होता है कि जब उसका पार्ट जाता है तो उस पर सोलेसियम बनेगा, उसका 12% इंटरेस्ट ये कहते हैं एडिशन आएगा, क्योंकि 1 नंबर कॉलम में मूल्य का कॉलम है, उन चीज़ों से महरूम करते हैं और यहाँ पर आके हम लोग फंस रहे हैं। तो इस चीज़ को हम लोग को निकालना है ऊपर, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर चौड़ा हो जा रहा है। हाँ ठीक है, ये होगी। इसके बाद 5 नंबर में है कि जितने भी चीज ऊपर में हमने जोड़े हैं, 1 2 3 4 5 जो 4 तक जोड़े हैं, वो चारों का टोटल लेके इसमें आ जाएगा। हमने यहाँ फार्मूला भी दे दिया है, सीरियल नंबर D1 इंटू सीरियल नंबर इतना इंटू ये कहता था प्लस लग गया, हाँ प्लस सीरियल नंबर यहाँ पर ये आ गया, सीरियल नंबर 4C। ये जो चीज हम लोग ने ऊपर जोड़ा है, इन सब चीज़ों का टोटल यहाँ आ जाएगा, तो उसके बराबर ये सोलेसियम आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ऊपर जाइए, 5 इधर दिखाइए, आपने बड़ा कर दिया थोड़ा सा, हाँ 6 नंबर में ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत पुरस्कार, मतलब कि जो कंपनसेशन बना तो वो नॉट एप्लीकेबल, हमारा उस पर नहीं आता है। शहरी क्षेत्र के अंतर्गत पुरस्कार तो वो आता है, उसमें क्या है सारा चीज़ जो है जुड़ जाएगा, जो पहले से जुड़ा हुआ है और उसमें सोलेसियम ऐड हो जाएगा, एक 5 नंबर कॉलम का इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा कुल पुरस्कार राशि आपका जो बनेगा वो यहाँ पर आ जाएगा कि आपका टोटल पुरस्कार माने कंपनसेशन कितना बना। अब इसके बाद आता है कि जब टोटल कंपनसेशन आपका बन गया तो पूछता है कि इसके बाद अन्य कोई घटक है जिसका आप नहीं करना है। तो एक्ट में क्या है, सेक्शन 80 है। सेक्शन 80 बोलता है कि जब कंपनसेशन पूरा बन जाए और पूरा कंपनसेशन बनने के बाद जो कलेक्टर है, यहाँ पर जो एनसीएल खुद ही कलेक्टर का काम कर रही है, तो उनको क्या करना है कि सारा अवार्ड वैल्यू सोलेसियम ये और जो टोटल पुरस्कार राशि है उसके ऊपर पहले साल के लिए 9% ब्याज, पहला 12 महीना जब तक की पेमेंट ना हो जाए तब तक के लिए, और उसके बाद 1 साल से ऊपर 15% ब्याज टिल द डेट ऑफ लास्ट पेमेंट। अगर बचा हुआ पैसा है तो बचे हुए पर मिलेगा, पूरा बचा हुआ है तो पूरे पर मिलेगा, ये होता है। ये सेक्शन 80 कोई पढ़ता ही नहीं है। एक मिनट खाइए, हाँ वो उसी को हो गया है ना। तो इसमें 2 पार्ट है, ये लार का, इसको भी हमने 2 भाग में बांटा है, 8A 8B। तो ये A क्या है, A के अंदर 9% ब्याज और B क्या है, B के अंदर जो बचा हुआ 15% ब्याज। अब ये उसी हिसाब से यदि बीच में आंशिक भुगतान किया जाता है तो उससे तदनुसार समायोजित किया जाएगा, है ना। अगर बीच में होता है तो उसको उतना काट के, बाकी पहले क्या करते थे कि जमीन का दे देते थे, फिर बिल्डिंग का देते थे, तो जितना दे दी भाई उसका तो हम इंटरेस्ट चलाने के हकदार नहीं है, लेकिन जो नहीं दिए उसका हम चलाने के हकदार हैं, इसलिए उसका यहाँ पर लेंगे। तो ये हमने आपको पूरा इसका एक्ट का जो मैंने आधार पर जो कैलकुलेशन है वो हमने आपको क्लियर कर दिया। अब अच्छा हमको थोड़ा ये बताइए, ये तो आपने विस्तृत तौर पर बता दिया कि लार एक्ट के तहत किस तरीके से भुगतान होना चाहिए और एनसीएल इसमें क्या क्या चीज काट करके किस तरह से लोगों को कहाँ गलती कर रही है वो भी बताए कि जो 4 नंबर में बिल्डिंग का रेट लिख रहे हैं वो गलत है, वहाँ बिल्डिंग से जुड़ी संपत्ति का रेट लिखना है, भूमि और भवन से। कितने प्रतिशत का नुकसान हो रहा है एनसीएल की इस लापरवाह रवैये की वजह से यहाँ के स्थानीय? ये अगर देखेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, और कोई भी चीज एक्ट के अनुसार है ना। आप कोई भी अधिकारी जो है वो एक्ट के बाहर जाके काम नहीं कर सकता है, उस पर भी पाबंदी है। अगर वो एक्ट को गलत पढ़ रहे हैं तो इसमें उसके लिए भी प्रावधान है, उनको भी सजा है कि अगर मतलब आप एक्ट को जबरदस्ती आप अपने तरीके से पढ़ रहे हैं तो भी वो भी जुर्म है।
वो भी जुर्म आप नहीं कर सकते हैं। और हम भी अगर कोई गलत कागज और गलत ये करके कर सकते हैं तो हमारे ऊपर भी वो जुर्म ये आता है। तो सबके ऊपर कहीं ना कहीं पाबंदी है। ऐसा नहीं है कि कोई एकदम से छुट्टा अपने आप को कर ले। ये अलग बात है कि यहाँ के लोग अभी उतना जागरूक नहीं थे, इसलिए जो भी पाया गया वो किया गया, लेकिन जो नियमता है वो तो आपको करना है ना। मढ़ौली विस्थापन इसमें कोई लोग कोर्ट पहुंचा है कि नहीं इस मुद्दे को लेकर? इसमें कोर्ट पहुंचे हैं, तो 4-5 लोग पहुंचे हैं। ललित श्रीवास्तव जी पहुंचे हैं, मैं खुद पहुंचा हूं, और 4-5 लोग हैं जो कि पहुंचे हैं। सब कोई पहुंच ही नहीं सकता है। कितने आदमी बेचारे जाके केस लड़ेंगे? आज के दिन एक एक केस सॉल्व कराने में 25 साल 20 साल लगेगा। तो उसीलिए लोग परेशान है ना कि भाई जो फैसला करना है अभी करो। अगर सबको केस के चक्कर में डाल दिए तो फिर तो एनसीएल तो चूंकि भाई उनको कोई ये है नहीं, उनका सरकारी आदमी है, वकील लग जाएगा, सारा फिक्स है, कोई एडिशनल करना नहीं, पैनल पर सारे वकील हैं, काम हो जाएगा। लेकिन हम लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हमारा देखिए, हम 2 साल हो गया हमको केस लगाए हुए, अभी चल रहा है, अभी मेरी गवाही खाली हुई है, अभी आगे केस अभी फर्दर लगेगा। तो ये सब चीज़ जो है ये हर आदमी अगर झेलने लगेगा तो क्या उसके बस में है? दिन दिन भर अदालत में टाइम जाता है आदमी का, पूरा समय सबको ये होता है, और सब कोई उतना खर्चा नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। तो हर जगह जो आज जो रेट इन्होंने बनाया है, जिस तरीके से ये क्या है कॉस्टिंग निकाला है, वो उनको उतना जाने का जरूरत ही नहीं था उस कॉस्ट में। और कॉस्टिंग में अगर आप कर रहे हैं तो आप हम लोग को भी इन्वॉल्व कीजिए ना, ताकि आपको, जैसे कहने का मतलब कि आप कहीं विस्थापन कर रहे हैं या कॉस्टिंग कर रहे हैं तो दोनों चीज़ हम लोगों को प्रभावित करता है। तो आप हम लोग को इन्वॉल्व कीजिए ना। आप इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ एक तरफा चल रहे हो। आप एक तरफा चल रहे हो, आपकी कौन कमेटी बैठती है, कौन कब डिसीजन ले लेता है वो आपको ही पता है। और उसमें अगर कहीं पर कोई चीज़ बताना है, पॉइंट आउट करना है, तो उसके लिए भी कोई नहीं बचता है। तो पारदर्शिता जो कानून है, ट्रांसपेरेंट एक्ट, वो तो कानून ट्रांसपेरेंट तो रहा ही नहीं। सबसे पहले देखा जाता है कि अच्छा, हर का भावना ये हो जा रहा है कि इसमें है कि एक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिहेबिलिटेशन देना है, ठीक है। और मतलब अब उसके बाद क्या है कि ये अभी यहाँ पर टेंडेंसी क्या है, कम से कम कैसे दे सकते हैं। मतलब कानून की जो मानसिक मैंने जो है उसका जो लक्ष्य है उससे विपरीत जा रहे हैं। अभी देखिए एक छोटा सा बात देखते हैं। अभी जैसे इसमें लिखा हुआ है 3rd शेड्यूल भी इन पर लागू होगा, है ना। ए रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ कम्युनिटी लाइफ एंड कैन अटेम्प्ट ए टू मिनिमाइज द ट्रॉमा इन्वॉल्व इन डिस्प्लेसमेंट। मैंने जिसको भी डिस्प्लेस करेंगे उसको जो आज के दिन कहीं भी अगर बैठे हुए हैं तो उससे खराब नहीं, उससे बेहतर आपको लाइफ देना है। और आपको देखना है कि उसके ऊपर उस जो आप विस्थापन कर रहे हैं, जिस जगह पर दे रहे हैं, क्या वो उसके लिए अहित हो जाएगा, क्या उसके लिए बहुत डरावना हो जाएगा, क्या उसके लिए बहुत भयावह हो जाएगा, या उसकी स्थिति मतलब ट्रॉमेटिक तो नहीं हो जाएगा। तो ये आप कैसे जानोगे? आप हमसे बात करोगे तभी तो आप जानोगे। आप खुद में बैठ के डिसीजन ले लोगे। आप 4 दिन के लिए पद पर आए हो, आज मतलब कितने अधिकारी आए, ट्रांसफर होके चले गए, उनको क्या पता यहाँ लोग 4 पीढ़ी से रह रहे हैं, 3 पीढ़ी से रह रहे हैं, वो कैसे बिता रहे हैं। जो बेचारा झोपड़ी बना के रह रहा है, किस तरीके कैसे यहाँ से जाके भोलगढ़ अपना सामान शिफ्ट करेगा, कैसे वहाँ जाके बसेगा। यहाँ पर उसका रोजी रोटी का सब रास्ता, आपका जैन कमाई से ही चलना है, दूधी चूहा कमाई से ही चलना है, झिंगुर्दा यहीं चल रहा है। तो लोग का रोजी रोटी तो यहीं बंधा हुआ है। आज मेन रोड 20-25 हज़ार लोग यहीं छूटेंगे, तो आप तो सबको तोड़ ममोड़ कर दे रहे हो। उसके साथ साथ यहाँ कई ऐसे लोग हैं जो किराए के मकान पे रह रहे हैं, भले उनका मकान नहीं है, वो भी बुरी तरह से प्रभावित है इससे लेकर। और कई बार वो देखिए ये एक्ट पढ़िए, इसमें लिख रहा है कि ये प्रभावित परिवार कौन होगा, है ना। प्रभावित परिवार कौन हो रहा है, इसमें 5-6 तरह का ये दिया हुआ है इनका। देखिए ये कहते हैं 6 है, सब मिला के 6 तरीके का इन्होंने प्रभावित परिवार कह दिया है। अभी जो पहला है, अब मैं उतना डिटेल ना पढ़ के, ये पहला वाला जो कहता है उसके हिसाब से जिसका फैमिली हुज लैंड एंड अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी हैज बीन अक्वायर्ड, माने अगर उसका जमीन ले लिया गया या उसमें भी देता है, और एंड नहीं है, और अगर उसका इमूवेबल प्रॉपर्टी ले लिया गया ये लैंड, तो वो अफेक्टेड हो गया। यानी कि अगर जमीन उसका नहीं भी है और उसकी घर उसका है वहाँ पे, तो वो अफेक्टेड हो गया। तो वो चीज़ है, खैर ठीक है। दूसरा है कि मैंने इनके नाम से कागज होना चाहिए, मैंने इनका अलॉटमेंट होना चाहिए। तो हम लोग जिसका इसका जमीन है सब अपने आप में अफेक्टेड हो गए। अब यहाँ पे कहीं नहीं कहता है कि उसको 3 साल से पहले इसका प्रूव करना है। 3 साल का बाद उसके लिए, उन बेचारों के लिए है कि जो टेनेंट है या जिसका लाइवलीहुड वहाँ पर अफेक्टेड हो रहा है और उसको
वो कहते हैं उसको 3 साल रह के वहाँ का प्रमाण दे रहा है, तो उसको भी आपको देना है विस्थापन। मतलब 3 साल अगर कोई यहाँ रह रहा है मोरवा में, भले उसकी जमीन नहीं हो, मकान नहीं हो, नहीं है, मगर वो भी आप प्रभावित में आएगा। वो प्रभावित माना जाएगा। तो नियम तो कह रहा है कि वो प्रभावित माना जाएगा। तो नियम से आप चलना चाहेंगे ना, तो नियम से चलना पड़ेंगे, तो सबको तो आपको कुछ ना कुछ लेके चलना पड़ेगा। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे ये भी और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन जो मूल बात जो कानून बोल रहा है, हम वही बोल रहे हैं जो कानून बोल रहा है। कानून के बाहर नहीं बोलना चाह रहे हैं। जो चीज़ कानून बोल रहा है आप करिए। इसमें देखिए अब आगे आता है जहाँ पर शेड्यूल 2 से रिहेबिलिटेशन देना है। फर्स्ट शेड्यूल आपने देखा, ये देखिए ये क्या लिखता है, एलिमेंट ऑफ रीसेटलमेंट, एलिमेंट है ना, रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट फॉर ऑल अफेक्टेड फैमिलीज, प्रभावित परिवार सभी, बोथ लैंड ओनर एंड द फैमिलीज हुज लाइवलीहुड इज प्राइमरी डिपेंडेंट ऑन द लैंड अक्वायर्ड इन एडिशन टू दोज कहते हैं प्रोवाइडेड इन द फर्स्ट शेड्यूल। मैंने फर्स्ट शेड्यूल में जिन्होंने आपने पैसा दिया उसके बाद इनको आपको सेटल कराना है, और उनके लिए ये कानून दिया हुआ है। दोनों, जिसका मैंने अफेक्टेड फैमिली, जिसका जमीन जाए वो अफेक्टेड हो गया, उससे अब आप दूसरा चीज नहीं पूछेंगे। और ये फैमिली शब्द इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि अगर एक परिवार का, आपका परिवार, आपके पिताजी हैं, अगर उनके नाम से जमीन है, अगर वो अफेक्टेड हो गए तो उस फैमिली में आप भी हैं, आप भी अफेक्टेड फैमिली के सदस्य हो गए। अब अलग अलग आप लोग का ये नहीं चाहिए, आप बस इतना चाहिए कि आप बालिग हैं, है ना, आपकी शादी हो गई है, तो आप और आपकी वाइफ को एक। मगर ये भी कहा जा रहा है कि 9 फरवरी 2024 को अगर वो क्षेत्र में यहाँ नहीं है या उससे पहले से बाहर रह रहा है तो 3 सालों से, तो उसको उसमें नहीं जोड़ा जाएगा। 9 फरवरी इस समय सेक्शन 9 लगा है। अगर आपके 2 बच्चे बालिग हैं, एक यहाँ पर है और एक बाहर रहता है कहीं, तो वो नहीं, ये तो हो ही जाएगा। अगर इस तरह से करेंगे तो होगा ही ना, घर घर में लड़ाई हो जाएगा। ये चीज प्रैक्टिकल नहीं है। न्याय संगत तो है कि एक बाप है, वो अगर अफेक्टेड है तो उसके 2 बेटे हों या 4 बेटे हों, सारे अफेक्टेड हों। उस चीज में ये नहीं करना चाहिए, भेदभाव का सवाल ही नहीं है। इवन लड़कियों का जो कहते हैं कि शादी हो गई तो नहीं करेंगे, ये भी गलत है। आप 2005 में गवर्नमेंट कानून ला चुकी है। आज मान लीजिए कि जिसकी लड़की होगी तो वही ना हकदार होगी कि दूसरा कोई हो जाएगा, उसका राइट तो उसी का होगा ना। तो आज आप लड़के लड़की में अगर भेद कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं कानून का उल्लंघन कर रहे हैं साहब। आप लाइटली मत लीजिए। आप ये बात अगर कर रहे हैं तो गलत है। कानून का मतलब खड़े खड़े उल्लंघन है, सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि लड़की है, अगर लड़का अफेक्टेड फैमिली का हिस्सा है तो लड़की भी अफेक्टेड फैमिली की हिस्सा है। चाहे उसका शादी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, उसका उस प्रॉपर्टी पर उतना ही हक है। आज जब बंटवारा होगा तो लड़की भी आएगी अपने हिस्से के लिए, लड़का भी आएगा, तो उसमें आप भेदभाव करने वाले आप कौन होते हैं? ये कानून की तरफ से प्रावधान है। अच्छा, दूसरा 12% जैसे है तो वो कहते हैं आप MP माइनिंग वाले जो है वो भी PSU है, कोयला का ही कर रहे हैं, वो दे रहे हैं। इधर आपका NH दे रहा है, आपका रेलवे दे रहा है, सब कोई दे रहा है। ऐसा तो नहीं है कि सब जगह अनपढ़ लोग बैठे हुए हैं, मात्र महापरिसंपत्तियों पर दे रहे हैं, मात्र NCL में ये किया जा रहा है। तो ये थोड़ा तो मतलब अंतर है। लेकिन हम लोग बल्कि इतना ज़्यादा अपने लड़वा दिया है कि हम लोग कुछ आगे भी समझ में आ गया है, ये पार्ट ऑफ सोलेसियम भी होगा। ये नॉट ओनली दिस, क्योंकि ये क्या है कि आज हम इस घर में हैं तो हम इस घर में संतुष्ट हैं, हमारा जितना मेंटेनेंस चाहिए सब करिए। आज के दिन हमको नया घर बनाना है, आज के दिन मेरे को नया कॉस्ट आएगा, उसके लिए सरकार ने 12% का कीमत दिया हुआ है कि धारा 4 तुम किए 2020 में और डिटर्मिनेशन करोगे 2025 में, ये 5 साल में तुमको 12% देना है। और जहां NCL का जो रेट है 2019 का मिला या जो भी मिला, तो वो तो 12% का प्रावधान डालेंगे तो अपने आप अपडेट हो जाएगा उसी तरीके से। लेकिन हाँ, ये प्रैक्टिकल नहीं है कि आप 10 फीट या 11 फीट का माने ये मकान का आज के दिन में करें। आज के दिन में आप देखिए, सब एक्ट सब कुछ कहता है, लेकिन एक्ट का जो 26 का तीसरा जो C है पार्ट है, वो 26 का C जो है वो बोलता है कि इस सब के ऊपर बाद में एक नेगोशिएशन का भी है। अगर कोई चीज़ ऐसा है जो अनप्रैक्टिकल लग रहा है, अनफिजिबल लग रहा है, तो वो नेगोशिएट होना चाहिए। जैसे आज मान लीजिए इस रोड का बहुत हल्ला है कि NH35 में बहुत अन्याय हो रहा है, सब कोई बना लिया, लेकिन कोई एक बार ये सोचा है कि NH35 का उसका जो पेमेंट किस दर से हो रहा है और वहाँ के ज़मीन का दर क्या है? वहाँ के ज़मीन का दर है 80 लाख रुपए एकड़ और गवर्नमेंट का रेट क्या है? 2 लाख रुपए एकड़, 6 रुपये स्क्वायर फीट पर जा रहा है। इससे सस्ता NH को ज़मीन मिलेगा कहाँ?
इससे सस्ता NH को जमीन नहीं मिलेगा कहीं भी। आप चले जाइए, ये कहते हैं यहाँ केरला में गडकरी जी परेशान है, 100 करोड़ रुपए पर किलोमीटर आ रहा है, 100 करोड़ रुपए, कह रहे हैं कि इसको 50 लिए। यहाँ कूद काट के बेचारा लोग घर बना के, अगर किसान यहाँ पर अगर घर ना बनाए तो उसको, वो तो बिक गया है, उसका आप 80 लाख का संपत्ति आप बहुत जोड़ जाड़ कूदोगे तो आप 5 लाख दोगे। क्या दे रहे हो? मध्य प्रदेश में पहले आपने 2 गुना 4 गुना हटा दिया है। किस पर सख्ती कर रहे हो आप? मैंने ये सब जगह कहीं ना कहीं ये हो रहा है। कुछ चीज क्या होता है ना कि जब कोई ऐसा दिखता है तो जो दिखता है वही गलत दिखता है, और जो एक्चुअल स्थिति है कौन उनके लिए लड़ने आ रहा है? एक नेगोशिएटेड रेट का दिया हुआ है ना, क्या गवर्नमेंट नेगोशिएट करेगी कि नहीं ठीक है यहाँ का रेट 80 होगा, तो ये कॉलम 26 में जब ये कहता है कि 26 में कि नेगोशिएट करना है तो चलो इसको 40 लाख तक कम से कम ले आओ या 50 लाख तक ले आओ, तो लोगों को भी थोड़ा राहत हो जाएगा। फिर आप जब ये करने लगेंगे तो लोग भी गलत करना बंद कर देंगे ना। दोनों तरफ से देखिए, ताली तो दोनों हाथ से बजता है, लेकिन एक तरफा कोई चीज़ बोला जा रहा है, एक तरफा हो रहा है तो उसका बात अलग है। लेकिन वही चीज़ अगर सब कोई समझेगा जिस दिन, उस दिन फर्क पड़ जाएगा। अब आप देखिए, यहाँ पर देखिए, ये ABC यहाँ पे सेक्शन 26 है ना, 26 धारा है ना, 26 है ना, ठीक है। अब 26 में क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ द, ये है, ये स्टैम्प एक्ट के तहत है, ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर आपका एवरेज रेट वहाँ का मार्केट का सेल का मिलता है 3, जो हाईएस्ट है वो ले लीजिए, जो नियरेस्ट वेसिनिटी में है। तीसरा क्या है, कोई कंसेंटेड नेगोशिएटेड, तो कोई नेगोशिएट करके अगर तीसरा रेट निकलने का गुंजाइश है तो इस पर भी वर्कआउट करना चाहिए ना। जैसे आज NCL बोल रही कि नहीं 11 फीट और 12 फीट का महल लाओ, तब हम नापेंगे तो एक्चुअल रेट देंगे। तो आपको यहाँ पर नेगोशिएट करने के लिए तो दिया हुआ है जगह, आप ये कीजिए। उसमें से है कि विच एवर इज हायर। चलिए, हर चीज़ के लिए नेगोशिएट का एक ऑप्शन खुला हुआ है और तमाम सारी चीज़ों पे इन्होंने लोगों को जागरूक किया, पूरे चीज़ों को विस्तार से बताया कि लैंड लॉ एक्ट के अंतर्गत के क्या क्या प्रावधान है, किन किन चीज़ों को रखना चाहिए, वाजिबन कानून क्या कहता है और NCL इस पर क्या खामी कर रही है। आगे भी हम लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे विस्थापन के और मुद्दे पर। एक छोटा सा चीज़ और बता दें, ये जैसे सेक्शन 29 NCL बोलता है, देखिए सेक्शन 29 क्या लिख रहा है, डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ थिंग्स अटैच टू लैंड और बिल्डिंग। बिल्डिंग का और इसका नहीं बोलता है, हेडिंग क्या बोलता है, थिंग्स अटैच टू लैंड एंड बिल्डिंग, समझे। NCL इसको बोलती नहीं, सेक्शन 29 के तहत हम पूरा बिल्डिंग का करें। अरे पूरा बिल्डिंग क्यों करा रहे हैं? आपका तो ऑलरेडी कलेक्टर गाइडलाइन में रेट है, आपका ऑलरेडी सब चीज़ का अब कलेक्टर गाइडलाइन में रेट है। अब कलेक्टर गाइडलाइन में दुकान का रेट अलग है, ये कहते हैं वर्कशॉप का रेट अलग है, उसी तरीके से हर चीज़ का कॉमर्शियल रेट अलग है, किसी चीज़ का इस्तेमाल। अब बाजार में जो आदमी 10-10 लाख का बोली लगा के दुकान ले रहा है, आप कहिए कि हम 2 लाख में ले लेंगे, आप एक तो बेचारे को हटा भी रहे हैं, उसको कंपनसेट होकर कुछ मिलना चाहिए। आप सोलेसियम को पैसा के जोड़ के बोल देते हैं कि ये पैसा तो डबल हो गया, तो ये तो आज उसका दुकान का बढ़ जाएगा, तो 10 साल लगेगा उसको फिर से अपना रोजी 10 साल का क्षतिपूर्ति के लिए सोलेसियम है, ये समझ ही नहीं रहे लोग। आप सोलेसियम का पैसा जोड़ दे रहे हो, 800 रुपये स्क्वायर फीट, 9,000 रुपये आएगा, और वो कहते भागा दीजिएगा तो 10.76 पे वो सारा 800-850 रुपया आएगा। 800-850 रुपया में आज के दिन में मकान बनेगा। सबसे गंदा रेट PWD का रेट है पूरे। आज PWD सबसे, मतलब जितना भी हाउसिंग चलता था, आप देखिए PWD का हाउसिंग सारा फेल कर गया। क्यों? सबसे खराब रेट था PWD का। और उससे आप मैंने जो वर्ष से, अरे आपका खुद NCL में आप इतना बिल्डिंग बनवा रहे हो, 2800 रुपया, 2000 से तो ऊपर ही जा रहा है सबका पर स्क्वायर फीट। आप किस हिसाब से 800 का कैलकुलेशन कर रहे हैं? थोड़ा तो रीजनेबल होइए, हम लोग भी रीजनेबल होंगे, आप लोग भी रीजनेबल होइए, कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकालिए। तो ये थे संजय प्रताप सिंह जी, जिन्होंने विस्तार से लॉ एक्ट के बारे में बताया। मरहौली विस्थापन के समय कई लोग उतने जानकार नहीं थे, इसीलिए NCL के लिए राह आसान थी, मगर जिस प्रकार से मोरबा में वे विस्थापन प्रक्रिया होनी है, सब अब कानून की जानकारी रखते हैं, लोग पढ़े लिखे हैं और जानकार हैं। यहाँ विस्थापन इतनी आसानी से तरीके से अगर नहीं हुआ तो NCL के लिए टेढ़ी खीर रहेगी। आगे भी हम जानेंगे लोगों से विस्थापन का हाल। नमस्कार।